नमस्ते स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग सेकेंड वार ऑफ कर्नाटिक पढ़ेंगे। सेकेंड वार ऑफ कर्नाटिक का दूसरा युद्ध इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, in the previous video we have read that the first Carnatic War was the result of Austrian Succession War, and now we are reading about the second Carnatic War that start in 1749 and end in 1754, यानी कि लगभग 5 वर्षों तक ये युद्ध चला है। डियर स्टूडेंट, दिस वाज आल्सो ए वार ऑफ सक्सेशन। इन द फर्स्ट लाइन यू कैन सी दैट देयर वाज वार ऑफ सक्सेशन। यह भी एक प्रकार का वार ऑफ सक्सेशन है, यानी कि एक सक्सेशन वार ही है, उत्तराधिकार के लिए होने वाला युद्ध है। डियर स्टूडेंट, in this war there are the various names of rulers and their relatives, so I will teach you this topic through this page. Now you will see this page. This is the page in which I have written the name so that you may easily understand all the points. Dear student, it was a succession war and there were two separate territories. One, इसमें भी 2 सेपरेट टेरिटोरी हैं जिसके लिए युद्ध होता है। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द डिस्प्यूट ओवर डेक्कन। डेक्कन में जो डिस्प्यूट हो रहा था उसके लिए सबसे पहले क्या क्या रीजन था हम उसको देखेंगे। डियर स्टूडेंट, दिस डिस्प्यूट स्टार्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ निजामुल मुल्क आसफ जाह। निजामुल मुल्क आसफ जाह के मरने के बाद डेक्कन का जो डिस्प्यूट है वो शुरू होता है। अब ये निजामुल मुल्क आसफ जाह कौन था? You have read in class 7 that when Mughal Empire become weak, then at that time there was Hyderabad that became free to Mughal Empire, and the founder of Hyderabad was Nizamul Mulk Asaf Jah। यह क्लास 7 में पढ़ाया जा चुका है कि जैसे ही मुगल अम्पायर कमज़ोर होता है उससे अलग होकर के हैदराबाद एक अपना स्वतंत्र राज्य बनाता है, और उस हैदराबाद राज्य का जो संस्थापक होता है वह निजामुल मुल्क आसफ जाह होता है, जो हैदराबाद की स्थापना करता है। लेकिन इसके डेथ होने के बाद, इसके मरने के बाद उत्तराधिकार का युद्ध जो होता है वो शुरू हो जाता है, यानी कि सक्सेशन वार शुरू हो जाता है। किसके किसके बीच? सक्सेशन वार स्टार्टेड बिटवीन नासिर जंग हु वाज द सन ऑफ निजामुल मुल्क आसफ जाह, एंड सेकेंड वाज मुजफ्फर जंग, ही वाज नेफ्यू ऑफ आसफ जाह। यानी कि आसफ जाह जो का नेफ्यू जो है मुजफ्फर जंग उसके बीच, और आसफ जाह का जो सन है नासिर जंग उसके बीच, यानी कि इन दोनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। डियर स्टूडेंट, इसको हम अभी यहीं छोड़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि कर्नाटक। डिस्प्यूट ओवर कर्नाटक वाज बिटवीन Anuruddin, who was already the Nawab of Karnataka, and Chanda Sahib, who was brother-in-law of Anuruddin। पिछले जो हम लोग फर्स्ट कर्नाटिक वार पढ़े थे उसमें अनूरुद्दीन था। अनूरुद्दीन नाम का एक नवाब था जो कर्नाटक में रूलिंग कर रहा था। वह हार भी चुका था, लेकिन फिर भी समझौते के बाद उसको उसका कर्नाटक वापस दे दिया गया। तो वह कर्नाटक का जो नवाब अनूरुद्दीन है उसके बीच, और इधर एक है चंदा साहिब जो उसका ब्रदर इन लॉ है, उसके बीच यह युद्ध शुरू होता है। डियर स्टूडेंट, इसी में एक नाम याद रखिए जो है मोहम्मद अली, जिसका नाम था
एक है मुहम्मद अली। मुहम्मद अली। मुहम्मद अली वाज द सन ऑफ अनवरुद्दीन, वह अनवरुद्दीन का लड़का था। डियर स्टूडेंट, अब मैं समझता हूँ कि ये जो नाम है ये सारे के सारे समझ में आ चुके होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो वीडियो को पॉज कीजिए, 2 मिनट सोचिए, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि यह जो वार ऑफ सक्सेशन हो रहा है इसमें फ्रेंच का और ब्रिटिश का क्या रोल है। डियर स्टूडेंट, टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सक्सेशन वार फ्रेंच साइंड ए ट्रीटी विथ मुजफ्फरजंग एंड चंदा साहिब। अब फ्रेंच क्या किए, ये फ्रांस वाले इस सक्सेशन वार का लाभ उठाने के लिए मुजफ्फरजंग और चंदा साहिब से हाथ मिला लिए, यानी कि मुजफ्फरजंग और चंदा साहिब को अपने में मिला लिया और इनको एक प्रकार का प्रलोभन क्या दिया कि आई विल गिव यू दक्कन, मैं तुमको दक्कन दूंगा। चंदा साहिब से क्या बोला कि आई विल मेक यू नवाब ऑफ कर्नाटक, मैं तुमको कर्नाटक का नवाब बनाऊंगा, मैं लड़ूंगा तुम्हारी तरफ से। आफ्टर दैट अब ब्रिटिशर्स जो थे दे वेयर फोर्सेबल टू हेल्प नासिर जंग एंड अनवरुद्दीन। अब क्या है, अब बचे नासिर जंग और अनवरुद्दीन। इन दोनों को ब्रिटिशर्स ने इन दोनों का साथ देना शुरू किया, और यानी कि अब 2 गुट बन गए। एक गुट, ये दोनों की युद्ध अलग अलग थे, एक दक्कन के लिए 2 लोगों के बीच लड़ा जा रहा था, एक कर्नाटक के लिए दोनों के बीच लड़ा जा रहा है। लेकिन जैसे ही फ्रांस वालों ने इनके फूट को देखा, उसका फायदा उठाने के लिए मुजफ्फरजंग और चंदा साहिब को अपने में मिला लिया, और इधर जब इन दोनों को मिला लिया तो इसके बाद यही दोनों बचे, और इन दोनों को मजबूर होकर के ब्रिटिश वालों ने इन दोनों का साथ देना शुरू किया, यानी कि ब्रिटिश वालों ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ दिया। और 1749 में यह युद्ध जो होता है, सक्सेशन वार जो होता है, कर्नाटक का सेकेंड वार, यह शुरू हो जाता है। डियर स्टूडेंट, इन दिस बैटल नासिर जंग एंड अनवरुद्दीन इन दिस बैटल बोथ डिफीटेड बाई फ्रेंच के द्वारा दोनों को हरा दिया जाता है। एंड आफ्टर सम टाइम्स इन 1794 नासिर जंग वाज किल्ड बाई मुजफ्फरजंग, एंड इन 1950 अनवरुद्दीन आल्सो किल्ड। दोनों के दोनों जो है कि युद्ध में मार दिए जाते हैं। एंड मुहम्मद अली हु वाज द सन ऑफ अनवरुद्दीन, मुहम्मद अली जो अनवरुद्दीन का लड़का था, ही रैन अवे एंड हाइड टू हिमसेल्फ इन द फोर्ट ऑफ त्रिचनापल्ली। अभी मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, उस मैप में आप देख सकते हैं कि वो त्रिचनापल्ली या चाहे आरकोट या चाहे जो भी डेक्कन कर्नाटक, ये सब जगह कहाँ पर उस समय स्थित थे। तो डियर स्टूडेंट, मुहम्मद अली क्या करता है, अपने आप को बचा करके भागता है, और भाग करके कहाँ चला जाता है, त्रिचनापल्ली का जो किला होता है, फोर्ट होता है, उस किले में जा करके वह छिप जाता है। डियर स्टूडेंट, वंस अगेन फ्रांस एंड चंदा साहिब अटैक टू त्रिचनापल्ली, यह इसका पीछा करते हुए, दोनों पीछा करते हुए जाते हैं मोहम्मद अली के पास। मोहम्मद अली उसमें कहाँ पर छिपा रहता है, उसमें छिपा रहता है त्रिचनापल्ली में। ये त्रिचनापल्ली जाते हैं और त्रिचनापल्ली पर अटैक करते हैं, लेकिन अटैक के क्रम में यह उसको आसानी से जीत नहीं पाते हैं। एंड एट द सेम मोमेंट, जिस समय ये लोग त्रिचनापल्ली पर अटैक किए रहते हैं, यानी कि एट द सेम टाइम व्हेन फ्रेंच एंड चंदा साहिब फाइटिंग इन त्रिचनापल्ली, जिस समय ये दोनों त्रिचनापल्ली में लड़ रहे हैं, चंदा साहिब, मुजफ्फरजंग और फ्रेंच, ये सब मिल करके, एट द सेम मोमेंट ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर, उसमें का एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव अटैक टू आरकोट। उसी समय क्लाइव क्या करता है, आरकोट पे अटैक करता है। और आरकोट क्या है, आरकोट वाज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक पर कौन अटैक करता है, क्लाइव आरकोट पर अटैक करता है। और आरकोट पे अटैक करने के बाद
यह जो यहाँ पे जो ऑलरेडी युद्ध हो रहा था तृष्णापल्ली में, वह युद्ध कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि जो मुजफ्फर जंग है वह अपनी कुछ सेना को भेज देते हैं आरकोट में, जिससे तृष्णापल्ली में जो है कि वो कमजोर पड़ जाते हैं। और इधर आरकोट में भेज देने के कारण कुछ ही सेना आ पाई, जिससे आरकोट में भी वो कमजोर पड़ जाते हैं। और उसके बाद रिजल्ट यह होता है कि इस युद्ध में चंदा साहिब एंड फ्रेंच बोथ डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। और इस युद्ध में जो अब आरकोट का जो युद्ध होता है, इस युद्ध में चंदा साहिब एंड फ्रेंच बोथ डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स। इस युद्ध में दोनों के दोनों हार जाते हैं। एंड दे बोथ एक्सेप्टेड द सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश। और दोनों सुपरमेसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, ब्रिटिश वाले हम लोगों से सुप्रीम हैं। आफ्टर सम टाइम्स चंदा साहिब, जो चंदा साहिब हैं, कुछ समय के बाद किल्ड बाय द रूलर ऑफ तंजौर, इनकी तंजौर के रूलर के द्वारा हत्या कर दी जाती है। एंड डुप्लेक्सी, आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटक, डुप्लेक्सी कॉल्ड बैक। डुप्लेक्सी को क्या किया गया, वापस बुला लिया। फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी उसने डुप्लेक्सी को क्या किया, वापस बुला लिया। क्यों बुला लिया, ड्यू टू द कंस्टेंट डिफीट। वो बार बार युद्ध हार रहा था। जैसे फर्स्ट कर्नाटिक वार हुआ उसमें भी हार गया, सेकेंड कर्नाटिक वार हुआ इसमें भी हार गया। इससे दुखी होकर के जो फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी उसने डुप्लेक्सी को क्या किया, वापस बुला लिया। और इधर जो मोहम्मद अली जो तृष्णापल्ली में ऑलरेडी छिपा हुआ था, तृष्णापल्ली में छिपे मोहम्मद अली को अंग्रेजों ने क्या किया, कर्नाटक का नवाब बना दिया। वहीं पर यह कर्नाटिक वार जो होता है वो सेकेंड कर्नाटिक वार समाप्त हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है कि मोहम्मद अली जो होता है वह आरकोट का शासक बन जाता है, और दक्कन जो होता है वहाँ का रूलर बन जाता है मुजफ्फर जंग। और फ्रेंच जो होते हैं वह वहाँ से हारने के बाद चंदा साहिब की हत्या कर दी जाती है। फ्रेंच हार जाते हैं वहाँ से, लेकिन फिर भी सम पार्ट ऑफ हैदराबाद वाज रिमेन कंट्रोल अंडर फ्रेंच। लेकिन फिर भी हैदराबाद का कुछ हिस्से में फ्रांसीसी जो अपने आप को पावरफुल स्थिति में ही रखते हैं। डियर स्टूडेंट, हम चाहेंगे एक बार फिर से इस पूरे प्रकरण को सुन लें हिंदी में, ताकि आसानी से दिमाग में बैठ सके। डियर स्टूडेंट, सेकेंड कर्नाटिक वार जो होता है दैट स्टार्ट इन 1749, जो 49 में शुरू होता है। और इसमें दो टेरिटोरी हैं, एक है दक्कन और दूसरा है कर्नाटक। दक्कन पर युद्ध का कारण क्या है कि दक्कन का जो रूलर है निजामुल मुल्क आसफ जाह, दक्कन से मतलब क्या है, हैदराबाद का एरिया है। दक्कन का जो रूलर है निजामुल मुल्क आसफ जाह, इसके मरने के बाद इसके पुत्र नासिर जंग और इसका जो नेफ्यू रहता है मुजफ्फर जंग, दोनों के मध्य युद्ध होता है। फिर दूसरा जो बोन ऑफ कंटेंशन था, झगड़े की जड़ थी, वो थी कर्नाटक। कर्नाटक का जो नवाब ऑलरेडी रहता है औरंगजेब रहता है, वहीं पर इसको चैलेंज कर देता है चंदा साहिब। तो यह युद्ध जो है कि चंदा साहिब और औरंगजेब के बीच होता है। इन सबको देखते हुए फ्रेंच जो ऑलरेडी अपने आप को पहले से ही इंडियन पॉलिटिक्स में सेध मारना चाहते थे, इंटरफेयर कर रहे थे, वो मौके का फायदा उठाया और उन्होंने मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को अपने में मिला लिया और मदद देने के लिए अपने में मिला लिया। और मुजफ्फर जंग को क्या बोला कि हम आपको दक्कन का सूबेदार बना देंगे। चंदा साहिब को क्या बोले कि हम आपको कर्नाटक का नवाब बना देंगे। अब यह दोनों जो तीनों मिल करके एक अलायंस बन गया इन तीनों का, चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रेंच, इन तीनों का एक अलायंस बन गया। अब बचे नासिर जंग और अनुद्दीन। मजबूर होकर के ब्रिटिश वालों ने, चूंकि ऑलरेडी यह एक दूसरे के यह एनिमी थे, इसलिए ब्रिटिश वालों ने किसका साथ दिया, नासिर जंग और अनुद्दीन का। युद्ध में होता क्या है, नासिर जंग और अनुद्दीन दोनों की हत्या कर दी जाती है। और मोहम्मद अली जो था वो अनुद्दीन का लड़का होता है, वो अपने आप को वहां से अलग करके तृष्णापल्ली के किले में जाकर के छिप जाता है। इतना ही, यही युद्ध खत्म नहीं होता है। मुजफ्फर जंग को तो उनका डेक्कन पार्ट मिल गया, वो तो अपना स्थिर हो गया,
कि वह डेक्कन का सूबेदार बन गया, लेकिन फ्रांस और चंदा साहिब ये दोनों उसको पीछा करते हुए तृष्णापल्ली जाते हैं और तृष्णापल्ली में कई दिनों तक युद्ध होता है, फिर भी वो तृष्णापल्ली के किले को जीत नहीं पाते हैं। ऐसे कंडीशन में इनके कर्नाटक में न होने का फायदा उठाते हैं लॉर्ड क्लाइव, जो एक ब्रिटिश ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर था। वह अपनी सेना के साथ आरकोट पे अटैक करता है। आरकोट जो होता है वह कर्नाटक की उसमें राजधानी होती है। जैसे ही चंदा साहिब को पता चलता है कि आरकोट पर क्लाइव ने अटैक किया है, वह अपनी आधी सेना को आरकोट भेज देता है और आधी सेना उसकी तृष्णापल्ली में रह जाती है। इस प्रकार से वह तृष्णापल्ली का भी युद्ध हार जाता है और आरकोट का भी युद्ध हार जाता है। और एट लास्ट सुपरमेसी किसकी बनती है? ब्रिटिश की। ब्रिटिश सुपरमेसी को चंदा साहिब और फ्रेंच दोनों एक्सेप्ट करते हैं। कुछ समय के बाद चंदा साहिब की हत्या कर दी जाती है और चंदा साहिब की हत्या होने तंजौर के रूलर के द्वारा, और जैसे ही चंदा साहिब की हत्या होती है, फ्रांस भी अपने आप को सिमट लेता है। वो समझ जाता है कि अब हम भी क्या है, अब कमजोर पड़ गए हैं। यह सब देखते हुए जो डुप्लेक्सी था, फ्रांस का जो उस समय का गवर्नर था, उस डुप्लेक्सी को क्या है कि फ्रांस की गवर्नमेंट वापस बुला लेती है। क्यों? क्योंकि वो लगातार 2 युद्ध हार चुका था। लेकिन फिर भी अभी भी हैदराबाद में बहुत सारे पार्ट ऐसे थे जहां पर फ्रेंच मजबूती से अपने आप को स्थापित किए हुए थे। कारण यह था कि फ्रांस में मुजफ्फर जंग था, तो मुजफ्फर जंग को सूबेदारी मिल गई, और फ्रांस दक्कन में मुजफ्फर जंग था, मुजफ्फर जंग को दक्कन में सूबेदारी मिल गई और फ्रांसीसियों ने उसका साथ दिया था। इसलिए अभी भी दक्कन में फ्रांसीसी मजबूती अवस्था में पड़े हुए थे और उसके साथ ही यह युद्ध समाप्त हो जाता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर थर्ड वार ऑफ कर्नाटक को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।